खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद आपकी खबर, न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर और बात पते की शुरुआत करते हैं इस वक्त की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बताएंगे कि माघ मेले को लेकर क्या है सीएम योगी का महाकुंभ वाला पूरा प्लान, और मेले पर बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ सीएम योगी ने क्यों तैनात की है अपनी स्पेशल फोर्स। इसके बाद आपको बताएंगे कि उमर के टेरर प्लान में आटा चक्की के बाद अब डीप फ्रीजर वाला क्या है नया और बड़ा खुलासा। 7:26 पर आपको पाकिस्तान को लेकर भारतीय जाबाजों की नई तैयारी के बारे में बताएंगे और इस्लामाबाद के मिशन तिरंगा वाले प्लान की पूरी जानकारी देंगे। ऐसे के साथ साथ 7:30 पर आपको बताएंगे कि पुणे में आखिर क्यों गांव वाले गले में किलो का बेल्ट लगाकर घूम रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। अब से तकरीबन 1.5 महीने बाद माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और उसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ले ली है। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ कराने के बाद अब आपको बता दें सीएम योगी का अगला मिशन जो है वो माघ मेला है और इसके लिए सीएम योगी संगम नगरी पहुंचे और न सिर्फ यहां पर सनातनियों की जो सुविधा है बल्कि सुरक्षा की भी माइक्रो लेवल पर जांच की। जिस तरह महाकुंभ में करोड़ों सनातनियों का मेला लगा था जो बिना विघ्न पूरा हुआ, ठीक वैसा ही एक बार फिर माघ मेला दिखाई देगा। इसके लिए सीएम योगी संगम तट पर पहुंचे। सीएम जो काम अपने हाथों में लेते हैं उसे 100% पूरा करते हैं। संगम पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले गंगा पूजन किया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती की और गंगा मां से माघ मेले में निर्विघ्न पूरा होने की कामना की। इसके बाद सीएम ने अधिकारियों के लिए बोट के जरिए संगम की पानी की शुद्धता के साथ ही घाटों की तैयारियों का जायजा लिया। माघ मेले में 6 प्रमुख स्नानों के लिए विशेष घाट तैयार किए गए हैं। आज मैं जब संगम में गया था पूजन करने के लिए तो 19,000 से 20,000 क्यूसेक वाटर शुद्ध जल की उपलब्धता संगम में है। मेला स्थल का जायजा लेने के बाद योगी लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली की पूजा की। माघ मेले में यूपी के हर विभाग को जिम्मा दिया गया है ताकि जरा सी भी चूक ना रह जाए। तो देखिए, संगम तट पर 3 जनवरी से आस्था का जो समागम है वो शुरू होने वाला है। धर्म और आध्यात्म के इस समागम में माफ कीजिएगा करोड़ों श्रद्धालु यहां पर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी भी लगाने वाले हैं, जानकारी सामने आ रही है। और इन सब के बीच जिसके लिए खुद अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने आज जाकर तैयारियों का जायजा लिया। मेले में आने वाले सभी सनातनियों के लिए सीएम योगी ने महाकुंभ जैसा ही पूरा प्लान तैयार किया है। लगभग 1.5 महीने के दौरान प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ लोग संगम पे स्नान करेंगे। ये वो आंकड़ा है जो माघ मेले में आने वाला है और इन करोड़ों सनातनियों के लिए सीएम योगी ने फुल प्रूफ प्लान बनाकर रखा है। सुरक्षा से लेकर स्नान तक योगी प्रशासन माइक्रो लेवल पर तैयारी कर रहा है। माघ मेले में पांटून ब्रिज को भगवा रंग में रंगा गया है जो पहले से काले रंग का होता था। इसके अलावा 800 हेक्टेयर में लगने वाले मेले में 7 कैम ब्रिज, 85 किलोमीटर की सीवर लाइन के साथ 25 सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 25,000 टॉयलेट के साथ ही अस्पताल और एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। मेले में आने वाले सनातनियों के लिए 3800 के करीब परिवहन विभाग की बसें और शटल चलेंगी। ये जो पीपे के पुल होते थे, काले होते थे, जो प्राइमर होता था वो इन पर लगा रहता था, लेकिन इस बार इसको भगवामय किया जा रहा है। यानी संगम आने वाले श्रद्धालुओं को न सिर्फ A1 सुविधा मिलेगी बल्कि हर तरफ सनातन की झलक भी दिखेगी। दिल्ली अटैक के बाद योगी सरकार का सुरक्षा पर भी स्पेशल फोकस है और इसीलिए माघ मेले को सुरक्षा कवच में यहां पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां पर 17 थाने, 19 चौकियां और 400 कैमरों से पूरी निगरानी होगी। पहली बार यूपी ATS की यहां तैनाती होगी तो वहीं 5,000 पुलिसकर्मी हर जगह पर निगाह रखेंगे। मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर में बांट दिया गया है। यहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और AI आधारित कमांड सिस्टम के साथ साथ ड्रोन से भी इस पूरे इलाके की निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा 17 फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि देखिए 3 दिन के बाद अयोध्या में होने वाले जो ध्वजारोहण है उसकी तैयारी भी जोर शोर से यहाँ पर चल रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही सीएम योगी ने अयोध्या में ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है कि यहाँ पर परिंदा भी बिल्कुल पर नहीं मार सकता। रामनगरी को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए 5 लेयर की सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर के साथ साथ आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। एयरपोर्ट से लेकर मंदिर परिसर तक अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। शहर में प्रवेश करने वाला हर शख्स कैमरे की नजर में है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाड़ियों से पूछताछ भी की जा रही है और चेक भी किया जा रहा है कि कौन क्या जा रहा है।
कहीं कोई संदिग्ध तो नजर नहीं आ रहा है। 25 नवंबर को अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा का 5 स्तरीय घेरा तैयार किया गया है, जिसमें एसपीजी, एनएसजी, एटीएस और यूपी पुलिस के जवान शामिल हैं। ड्रोन और सर्च मिरर से तलाशी ली जा रही है। पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इस पूरे एरिया की ड्रोन कैमरे से निगरानी यहाँ पर की जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में ध्वजारोहण के लिए ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार किया है जिसे तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन है। तो देखिए, 25 नवंबर को अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। मंदिर निर्माण के पूर्ण होने पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और इस आयोजन को और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम योगी एक एक इंतजाम की यहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर भव्य आयोजन की साक्षी बनने जा रही है। 25 नवंबर को होने वाले श्री राम मंदिर की ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सीएम योगी इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। उस दिन श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वज चढ़ाया जाएगा। यह ध्वज मंदिर निर्माण पूर्ण होने का प्रतीक होगा। जिस ऊंचाई पर ध्वज फहराया जाएगा वो जमीन से लगभग 190 फीट होगी और आकार त्रिकोणीय होगा। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी मौजूद रहेंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल होंगे। अब तक यहाँ 1600 कमरे बुक किए जा चुके हैं। इसके अलावा कारसेवकपुरम, रामसेवकपुरम और तीर्थक्षेत्रपुरम में टेंट सिटी तैयार है। 25 को अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जुड़ेगा। पूरे शहर को सजाया गया है और देश भर की निगाहें इस भव्य आयोजन पर टिकी हुई हैं। ये आयोजन न सिर्फ मंदिर निर्माण के पूर्ण होने का प्रतीक बनेगा, बल्कि आस्था और गर्व का भी प्रतीक बनेगा। और देखिए, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो समाज का विकास भी होगा। इसलिए बेटियों की सुरक्षा से कोई भी खिलवाड़ होगा तो उसका फैसला ऑन द स्पॉट होगा। यमराज वाली वार्निंग के बाद अब सीएम योगी ने अपराधियों को एक नई चेतावनी दी है। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में अंतर्राज्यीय सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां महिला सुरक्षा पर बोलते हुए सीएम योगी ने बताया कि कैसे प्रदेश में महिला सुरक्षा सर्वोपरि है और अगर बेटी की सुरक्षा पर आंच आए तो बिल्कुल टॉलरेट मत करो। इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉलरेट मत करो कि देख लेंगे। सीएम योगी की डिक्शनरी में महिला सुरक्षा टॉप पर है। इसी का नतीजा है कि योगी सरकार के महिला सुरक्षा का वादा देश में एक रोल मॉडल के तौर पर उभरा है। जहरीली तकरीर देने वाले मौलाना तौकीर रजा भले ही जेल में बंद है, लेकिन उसकी जहरीली तकरीरों वाले ठिकानों का मिट्टी में मिलना अब जारी है। यूपी में योगी के बुलडोजर ने आज एक बार फिर से गरजना शुरू कर दिया है। बरेली के एक नहीं बल्कि दो जगहों पर योगी का बुलडोजर मौलाना तौकीर की संपत्तियों को समतल करते हुए आगे बढ़ता चला गया। सबसे पहले बुलडोजर का पंजा मौलाना तौकीर के आरिफ नगर स्थित मार्केट की तरफ मुड़ा और लाइन से 1-2-10 नहीं बल्कि 20 दुकानों पर बरसना शुरू कर दिया। बीडीए की इस कार्रवाई में 2 बुलडोजर लगे थे तो भारी पुलिस बल भी तैनात था। दूसरी तरफ तौकीर के करीबी आरिफ के शोरूम पर भी पीला पंजे ने प्रहार किया। फ्लोरा गार्डन के पास बना आलीशान शोरूम जो थोड़ी देर तक चमक रहा था वो मलबे में तब्दील होता दिखाई दिया। बरेली विकास प्राधिकरण ने कई दिन पहले शोरूम को सील कर दिया था, जिसके बाद आज भारी पुलिस बल की तैनाती में इसे जमींदोज किया। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर की डेंटिंग पेंटिंग तो हो ही रही है, उसके करीबियों को इलाज भी लगातार जारी है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बाबरी मस्जिद पर छिड़े घमासान की, जहां पर टीएमसी जो विधायक है हुमायूं करीम ने यहां 6 दिसंबर को नई मस्जिद बनाने का बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि शिलान्यास में 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी समेत 400 प्रमुख हस्तियों को यहां बुलावा भेजा गया और अब इसका बीजेपी और साथ ही साथ हिंदू संगठन के लोग जमकर विरोध कर रहे हैं। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी लगा रहे हैं। और ये विवाद तब हो रहा है जब अयोध्या में राम मंदिर पर फैसले को 6 साल बीत चुके हैं। 25 नवंबर को धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है। इस बीच बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी पर नई बहस छेड़ दी है। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। टीएमसी विधायक के इस ऐलान पर घमासान छिड़ गया है। यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा?
एक लुटेरा था और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा। इनकी हार की हताशा पहले से लगता है ये प्लानिंग कर रहे हैं। राजनीतिक घमासान के बीच अयोध्या के संत परमहंस आचार्य इस बहस में कूदे तो विवादित ऐलान कर दिया और टीएमसी विधायक का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। जाहिर है टीएमसी के नेता अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। और चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां पर बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही अब अपराधियों के जो रंगदार बनने के ख्वाब थे उस पर पानी फिर गया है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने की खबर ने तो उनके होश ही फाख्ता कर दिए, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बिहार में यूपी के योगी मॉडल को अपनाने के पहले ही संकेत दे दिए थे। मैं सम्राट चौधरी, और हुआ भी वही। इधर सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की कमान संभाली और इधर बिहार के अपराधियों के गढ़ में एसटीएफ ने मोर्चा खोल दिया। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस कार्रवाई के बाद सम्राट चौधरी ने कहा भी, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। अब 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर एसटीएफ की उस कार्रवाई की जो सरकार बनने के बाद की गई थी, और दूसरी तस्वीर जब सम्राट गृह मंत्री बने। इन दोनों तस्वीरों ने सीधा संकेत दे दिया है कि बिहार में योगी मॉडल लागू करना तय है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। अब इंतजार बुलडोजर चलने का है। मुजम्मिल की बारूद पीसने वाली आटा चक्की के बाद अब आतंकी उमर की डीप फ्रीजर वाली खतरनाक साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, सुसाइड बॉम्बर उमर अपने कमरे में डीप फ्रीजर का इस्तेमाल करके बारूदी प्लानिंग कर रहा था ताकि वो मल्टी लोकेशन ब्लास्ट कर सके, और इसके लिए आतंकियों का पूरा प्लान तैयार था। इसके लिए इन लोगों ने आटा चक्की से लेकर डीप फ्रीजर तक का इंतजाम कर रखा था। ये दोनों बम बनाने के काम आ सकते हैं। दिल्ली में धमाका करने वाले आतंकी उमर और उसके साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल विस्फोटक बनाने के लिए एक एक सामान की तैयारी कर चुके थे। आतंकी मुजम्मिल के किराए के मकान से आटा चक्की बरामद हुई थी, जिसमें वो बारूद बनाने का सामान पीसता था। वहीं से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। अब खुलासा हुआ है कि आतंकी उमर ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था, जिसमें विस्फोटक तैयार करने वाला केमिकल रखा था। डीप फ्रीजर में ढेर सारा केमिकल स्टोर करके मल्टी लोकेशन ब्लास्ट की साजिश थी। अलग अलग जगहों से रॉ मटेरियल लाकर सारे विस्फोटक एक जगह स्टोर कर रख लिए गए, लेकिन ये खराब ना हो इसके लिए इन्हें डीप फ्रीजर में रखा गया, क्योंकि केमिकल का टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है। प्लान यही था कि खाद से, केमिकल लैब से जगह जगह से विस्फोटक इकट्ठा करो और दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर एक ही समय में धमाके किए जाए। और अब बात करते हैं टेरर मॉड्यूल पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की। जांच एजेंसियां इस मॉड्यूल की छिपी हुई जड़ों को लगातार खोदने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, और इसी कड़ी में जहां मिले 2900 किलो विस्फोटक, वहां भी पुलिस ने रेड की। फरीदाबाद के धौज गांव में धार्मिक स्थलों से लेकर दुकानों तक की यहां पर जांच की गई। सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी पुलिस को देख धौज इलाके के लोग सन्न रह गए। जहां तक नजर जा रही थी, खाकी ही खाकी नजर आ रही थी। धौज का इलाका है और ये काफी लंबे दूरी तक की काफिला आप देख सकते हैं पुलिस वालों का कि ये पूरे एक एक दुकान पर छानबीन कर रहे हैं। पुलिस की टीम धार्मिक स्थलों, पुरानी कार खरीदने बेचने वालों, मोबाइल दुकानों पर पहुंचकर जांच कर रहे थे। यही नहीं, किराएदारों, होटल, धर्मशाला में भी वेरिफिकेशन किया जा रहा था। देखिए, ऑफिसर्स यहाँ पर पूरी तलाशी कर रहे हैं कि चीज का। पूरा इलाका घंटों पुलिस की छावनी में तब्दील रहा। पूरे इलाके में यहाँ पर पूरी छानबीन हो रही है, क्योंकि ऐसे वाइटल इनपुट्स मिले हैं। जांच एजेंसियों की फिर से हरकत में आने की वजह है उत्तराखंड में मिले जिलेटिन रॉड्स। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में हो रहे खुलासे के बीच बड़ा सवाल हथियारों को लेकर है। आतंकी मुजम्मिल और आदिल के पास से मिली AK-47 और AK-57 को लेकर जांच एजेंसियां तह तक जाने की लगातार कोशिश में है, क्योंकि हथियारों के तार पाकिस्तान में बैठे हुए जैश से सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी अदील और मुजम्मिल के पास से जो हथियार मिले, उसका लिंक आतंकी संगठन जैश से जुड़ता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक 2023 में दोनों के पास ये हथियार आए थे, जहां साउथ कश्मीर में मौलवी इरफान ने जैश हैंडलर से
दोनों की मुलाकात कराई थी और इसी मीटिंग के दौरान अदील और मुजम्मिल को दिए थे। और लॉजिस्टिक सपोर्ट का भी जो है भरोसा दिया गया था। तो कहीं न कहीं जो ये इनिशियल प्रारंभिक जांच जो है जिसमें खुलासे हुए हैं, हालांकि एनआईए इसमें गहरी जांच कर रही है, एसआई भी लगी हुई है। यानी मौलवी इरफान ने मीडिएटर का काम किया था और जब जांच एजेंसियों ने मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया तो अनंतनाग और फरीदाबाद से हथियार बरामद किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक हथियार गैर कानूनी तरीके से क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए लाए गए। हालांकि जांच एजेंसियां हथियारों को लेकर इतिहास भूगोल खंगाल रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार वाली चेन कहां से शुरू हुई। और अब बात करते हैं कश्मीर घाटी की, जहां पर हंदवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना की नौगाम ब्रिगेड ने आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। नियंत्रण रेखा के पास नीरिया के जंगलों में सर्च के दौरान यहां पर मिलिटेंट का बड़ा हाइडआउट एक्सपोज किया गया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको, जहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 मैगजीन वाली 2 M सीरीज राइफलें, 3 मैगजीन वाली 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हंदवाड़ा नौगाम सेक्टर जो नियंत्रण रेखा से सटा है, वहां पर नीरियन जंगलों में तलाशी अभियान के दौरान एक बहुत बड़ा जो मिलिटेंट्स का हाइडआउट था उसको बस्ट किया गया। हथियारों का ये जखीरा घाटी में बड़ी वारदात की तैयारी का संकेत था। ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद नजदीक है। खुफिया एजेंसियों को कुछ दिन पहले इनपुट मिले थे कि नीरिया के घने जंगलों में हथियारों का स्टॉक जमा किया गया है, जिसे स्थानीय मॉड्यूल तक पहुंचाने की तैयारी थी। सुरक्षा एजेंसियां यह भी पता लगा रही हैं कि क्या इस ठिकाने का संबंध हाल की किसी आतंकी गतिविधि या किसी सक्रिय मॉड्यूल से था। और देखिए, भले ही फरीदाबाद मॉड्यूल के लिए आए बारूद को चिंगारी पाकिस्तान ने दिखाई, लेकिन यूपी के लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक मिले इसके ट्रेस के बाद यूपी में जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। एटीएस ने डी गैंग के हर सिरे तक पहुंचने के लिए 8 जिलों में कई डॉक्टर से पूछताछ की है, क्योंकि मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स यूपी के कई शहरों में रहकर सालों तक अपना नेटवर्क बनाते रहे। कोई लखनऊ में काम कर रहा था तो कोई कानपुर में तो कोई सहारनपुर में। हरियाणा के मेवात की तरह यूपी के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही ये डॉक्टर सक्रिय रहे, जहां उन्होंने कई अपने साथी चुने और जिम्मेदारियां तय की। इसी कड़ी में एनआईए के इनपुट पर यूपी एटीएस ने 8 जिलों में 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की है। ये सभी मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर अदिल के संपर्क में थे। एटीएस की टीमें एक साथ बहराइच, अलीगढ़, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर में एक्टिव हुई। सबसे ज्यादा संदेह मुरादाबाद के 3 डॉक्टर पर है। घटना के पहले फरीदाबाद में एक्टिव रहे उनके मोबाइल दिल्ली धमाके के बाद अचानक बंद हो गए। और देखिए, दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इसके तार देश के कई और राज्यों से भी जुड़ रहे हैं। अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगलों से बरामद हुई 161 जिलेटिन रॉड्स ने जांच एजेंसियों के होश ही उड़ा दिए हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही कुछ केमिकल खरीदने की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली थी, जिसके बाद उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। कमान खुद जिले के एसएसपी ने संभाल ली है। अल्मोड़ा के सल्ट में जिलेटिन की रॉड मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर जा पहुंचे। पुलिस ने 161 जिलेटिन की रॉड बरामद करने के साथ ही बम स्क्वाड को भी बुला लिया। स्नीफर डॉग्स और पुलिस की टीम ने कई किलोमीटर तक इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ में बीडीएस को भी वहाँ पर बुलाया गया है। बीडीएस ने पूरी चीजों को वहाँ पर इंक्वायरी की, चेक की है वहाँ पर, और साथ साथ में आसपास के एरिया को भी सर्च किया गया है। गौरतलब है कि उमर के उत्तराखंड कनेक्शन को देखते हुए एक स्पेशल टीम यहाँ जाने भी वाली थी, लेकिन उससे पहले जिलेटिन की रॉड्स की बरामदगी ने मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया है। सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। बावजूद इसके आपको बता दें, मॉल से लेकर एयरपोर्ट तक नमाज पढ़ने की कई खबरें आती रही हैं, तस्वीरें आती रही हैं। और अब महाराष्ट्र के ठाणे में क्लासरूम में नमाज पढ़ने का एक मामला सामने आया, जहां पर कुछ छात्रों ने किसी मौलवी को बुलाकर क्लासरूम के अंदर ही नमाज पढ़ी। तो पहले आपको नमाज पढ़ने का वीडियो दिखाते हैं। देखिए, क्लासरूम के अंदर ये नमाज पढ़ रहे हैं। उन्हें नमाज पढ़ता देख दूसरे छात्रों ने उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, लेकिन कुछ छात्रों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता ठाणे के अंबरनाथ स्थित आइडियल कॉलेज जा पहुंचे, जिसके बाद उनकी हालत यूं हो गई। दिल्ली ब्लास्ट का पाक कनेक्शन सामने आने के बाद से ही मुल्ला मुनीर के मुल्क में घबराहट और बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई है।
जी हाँ, क्योंकि आतंकियों के रहनुमा पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि एक और आतंकी हमला हुआ तो अंजाम ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा घातक होगा। त्रिशूल के बाद अब राम प्रहार की तैयारी है, जिसका ट्रेलर देखकर पाकिस्तान इस वक्त परेशान है, जिसने पाकिस्तान की मुनीर एंड कंपनी की रातों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि हरिद्वार के हाई एल्टीट्यूड जोन में आयोजित ये अभ्यास राम प्रहार सीमा पार चल रहे आतंकियों के टेरर मॉड्यूल की कमर तोड़ कर रख देगा। इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। सुना आपने, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने साफ शब्दों में बताया कि इस ऑपरेशन और तैयारी का मकसद क्या है। वेस्टर्न कमांड मुनीर के मुल्क में अब मिशन तिरंगा के लिए तैयार है। और अब आपको अगली खबर बताते हैं। देखिए किस तरह से लगातार जानकारी सामने आ रही है और इन सब के बीच अब जानकारी दिल्ली पुलिस से जुड़ी हुई। किस तरह से आप देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह पाकिस्तान के रूट से ही तुर्की और चीन में तैयार महंगी पिस्टल यहां भारत में सप्लाई कर रहा था, जिसे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने जब्त किया है। इसमें 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजा गया था। सोफिस्टिकेटेड वेपन जिसमें 3 मेड इन टर्की हैं, PX 5.7 और 5 PX3 जो मेड इन चाइना हैं, वो रिकवर किए गए थे। पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से एक GPS लोकेशन पर पंजाब में ड्रॉप कराए गए थे। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा, गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को ये हथियार सप्लाई होने थे, लेकिन उससे पहले ही हथियार तस्करों के इरादों पर क्राइम ब्रांच ने पानी फेर दिया। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान ISI से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो रहा है। प्रशासन ने यहां पर साफ कर दिया है कि ड्रग तस्करी करने वालों को अब बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। 2 हफ्ते में कई ठिकानों को यहां जमींदोज कर दिया गया है और आज फिर से जम्मू में बुलडोजर की गर्जना एक बार फिर से सुनाई दी। 3 तस्वीरें एक ही संदेश दे रही है कि ड्रग माफिया का सफाया तय है। जम्मू के बिश्नाह इलाके में आज फिर योगी स्टाइल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तस्वीरों में देखिए कैसे ड्रग तस्करों की अवैध कमाई से बनी इमारतों पर प्रशासन का हथौड़ा चला। पुलिस की मौजूदगी में नशा तस्करों के घरों और कमर्शियल इमारतों को एक-एक कर गिराया गया। बिश्नाह में नशा तस्करों ने जहां 130 कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, वहां करोड़ों रुपए की संपत्तियां खड़ी की गई थी, लेकिन कल सब ढेर कर दिया गया है। बीते 15 नवंबर को श्रीनगर में कुख्यात ड्रग तस्कर माखनदीन की अवैध संपत्तियों को पूरी तरह ध्वस्त किया था। सरकारी जमीन पर कब्जा कर आवासीय मकान बना रखा था। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति को 1-2 नहीं 4 बुलडोजरों ने मिट्टी में मिला दिया। इन लगातार हो रही कार्रवाइयों से साफ है कि घाटी में नशा कारोबार की कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को लंगड़ा किया गया। आजमगढ़ और बदायूं पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान शातिर गौ तस्करों का पूरा हिसाब किताब करके रख दिया है, जिसकी 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बदायूं से सामने आई है, जहां गौकशी करने वाले शातिर की योगी फोर्स से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में एक गो तस्कर और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं दूसरी तस्वीर आजमगढ़ से सामने आई है, जहां कैमरे के सामने हाथ जोड़े गो तस्कर अपने किए की माफी मांग रहा है। अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की ये तस्वीर यूपी के आजमगढ़ से सामने आई है, जहां 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। इनामी अपराधी करीम पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, जिसके बाद वो योगी फोर्स के एक्शन से थर-थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर अपराध और गोकशी से तौबा करने की गुहार लगाने लगा। वहीं बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों रामपुर जिले के रहने वाले हैं और इनकी टांग में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पुणे के एक गांव की, जहां पर तेंदुओं की दहशत की वजह से जो ग्रामीण है वो लोहे की किलो वाली बेल्ट पहनने के लिए मजबूर है। खेतों में काम करने वाले किसानों का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने गले में नुकीले किलो वाली बेल्ट जो है वो पहने हुए नजर आ रहे हैं।
वायरल हो रहा ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां पेपरखेंड गांव में इन दिनों तेंदुए की दहशत है। खेतों में काम करने के दौरान तेंदुआ कई लोगों को शिकार बना चुका है। अब गले में स्पाइक वाली कॉलर बेल्ट पहनकर किसान खेतों में काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर खेतों में काम करने के लिए किसानों को ऐसी बेल्ट पहनने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि अजीबोगरीब तरीका तेंदुए के हमले से जान बचाने के लिए है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ आमतौर पर गर्दन पर ही वार करता है। इस नुकीली बेल्ट को पहनने का उद्देश्य भी ये है कि अगर तेंदुआ उनकी गर्दन पर हमला करे तो वो इस बेल्ट से उसकी जान बच जाए। ऐसे में अब लोग तेंदुए के हमले से बचने के लिए नुकीले लोहे की बेल्ट पहनकर ही खेतों में काम कर रहे हैं। देश के कई राज्यों में वन्य जीवों का पहुंचना यहां चिंता बढ़ा रहा है। एमपी से लेकर यूपी तक जंगलों से निकलकर आबादी की तरफ बढ़ते हुए शिकारियों का बहुत ज्यादा खौफ है। तो कहीं चीता घूम रहा है तो कहीं खेतों में 3-3 गुलदार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक आदमखोर शिकारी ने दहशत फैला रखी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना की है, जहां चीते का आतंक लगातार बढ़ रहा है। यहां भूख से व्याकुल चीते ने बकरियों के बाड़े पर हमला कर 16 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। उधर यूपी के बिजनौर में एक ही खेत में 3 गुलदार दिखने से दहशत फैल गई है। खेतों में काम कर रहे ग्रामीण अचानक घूमते गुलदारों को देखकर डर के मारे भाग खड़े हुए। वहीं मुजफ्फरनगर में भी एक बार फिर तेंदुआ दिखाई दिया है। कुछ दिन पहले भी इसी इलाके में देखा गया था। कई बार वन विभाग में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी और डर दोनों बढ़ रहा है। तीनों जिलों में एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर वन विभाग कब जागेगा और कब तक ग्रामीण खुद को जंगली जानवरों से बचाते रहेंगे। और देखिए, उत्तराखंड के कई जिलों में भालू ने यहां पर लगातार जो आतंक है वो मचा रखा है। खासकर पौड़ी और आसपास के इलाकों में भालुओं की जो आवाजाही है उसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में है। हालात इतने ज्यादा गंभीर है कि वन विभाग की टीम यहां पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। भालू के बढ़ते हमलों से ग्रामीण दहशत में हैं। जहां कभी तेंदुए और बाघ का डर था, भालुओं की गतिविधि लोगों को और भी डरा रही है। जनवरी से नवंबर तक के बीच भालू के हमलों में 12 लोग घायल हुए और एक की जान चली गई। 2020 से अब तक 452 घटनाएं घट चुकी है। साल 2020 में 102 घटनाएं हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। साल 2021 में 97 घटनाएं हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। साल 2022 में भालुओं के हमले की 58 घटनाएं सामने आई, जिसमें 1 की मौत हो गई। साल 2023 में 53 घटनाएं हुई। साल 2024 में भालू के हमलों की 68 घटनाएं सामने आई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और साल 2025 में अब तक भालुओं के हमलों की 74 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। चमोली में 2 दिन पहले ही दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक महिला पर भालू ने हमला कर उसका चेहरा नोच दिया। अब हालात ये हो चुके हैं कि लोग जंगल की तरफ जाने से कतराने लगे हैं। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। और अब बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, जहां पर डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी में वामपंथी संगठन के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। चेहरे की पहचान करने वाले उपकरण यानी कि फेस को जो रिकॉग्नाइज करता है उस सिस्टम को ही यहां पर उखाड़ कर फेंक दिया गया। और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। देखिए, गार्ड रोक रहा है, लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं है। ऑटोमेटिक एंट्री सिस्टम को तोड़ने पर आमादा है। सिस्टम को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। कुछ छात्र वीडियो बना रहे हैं, बीच बीच में जोश बढ़ाने के लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। अब तो इसके समर्थन में छात्राएं भी आ गईं। सब इस नए सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पुरुष और महिला गार्ड रोक रहे हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। नारेबाजी जारी है। JNU की सेंट्रल लाइब्रेरी में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को लगाया गया है, जिसे वामपंथी संगठन के छात्र निजता का उल्लंघन बता रहे हैं। हंगामा कर रहे छात्रों का आरोप है कि छात्र संघ चुनाव के दौरान ये उपकरण चुपके से लगाए गए थे, जबकि इस मुद्दे की जांच के लिए गठित समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। और अब बात करते हैं योगी फोर्स के ऑपरेशन चालान की। उत्तर प्रदेश के मऊ में सड़क दुर्घटना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 1000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा गया। इसके लिए मऊ पुलिस पूरी प्लानिंग के साथ सड़कों पर उतरी। रोडवेज बसें, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन या ई-रिक्शा सभी की जांच की गई और चालान काटा गया। गाड़ियों के कागजात की जांच की गई। क्षमता से ज्यादा सवारी ले जा रही गाड़ियां पकड़ी गई। हूटर लगाकर चलने वालों का चालान किया गया और काली फिल्म लगाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
अभियान के दौरान पुलिस सिर्फ चालान ही नहीं काट रही थी, लोगों को जागरूक भी कर रही थी। इस महिला को देखिए, बाइक से अपने बेटे के साथ जा रही थी। न बेटा हेलमेट पहना था न माँ। इनका चालान तो नहीं कटा, लेकिन आगे से बिना हेलमेट पहने नहीं चलने की हिदायत जरूर दी गयी। हाल के दिनों में जिले में सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ गए थे। ज्यादातर मामलों में लोगों की लापरवाही सामने आ रही थी। इसी पर लगाम लगाने के लिए मऊ पुलिस ने वाहन चेकिंग का स्पेशल ड्राइव चलाया। राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है और इस अभियान का मकसद है लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों को गिरफ्तार करना। अभियान के शुरू होने के साथ ही इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बांसवाड़ा में ऑपरेशन सुदर्शन चक्र शुरू होते ही पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दी। असर ये हुआ कि 300 से ज्यादा फरार चल रहे अपराधी पुलिस गिरफ्त में आ गए। गिरफ्त में आए ये वही आरोपी हैं जो हत्या, लूट, चोरी, मारपीट, डकैती, NDPS सहित कई मामलों में शामिल। लेकिन अब सलाखों के पीछे उनके दिन कटने वाले हैं। अब तक हम इसमें 322 वांछित अपराधियों का इसमें गिरफ्तार करके निस्तारण किया है। इसमें भगोड़े भी सम्मिलित है, मफरूर भी सम्मिलित है और इसमें 10 इनामी अपराधी भी सम्मिलित है। दरअसल उदयपुर रेंज IG गौरव श्रीवास्तव ने इस अभियान की शुरुआत कराई है। इसका मकसद लोगों में अपराधियों के प्रति खौफ कम करना है और अपराधियों को कानून की ताकत बताना है और आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहने की बात कही है। देश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। हेडमा के मारे जाने के बाद नक्सलियों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है और इसी बीच सुरक्षा बलों का दबदबा साफ देखने को मिल रहा है, जिसके बाद हेडमा के करीबी कुख्यात नक्सली खौफ में है और जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वालों में संगठन के कई टॉप कैडर भी शामिल हैं। तेलंगाना पुलिस के सामने 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये वही इलाके हैं जहां सालों से नक्सलवाद की जड़ें गहरी रही हैं। सरेंडर करने वालों में कई बड़े चेहरे भी हैं। इनमें कुख्यात कमांडर हिडमा के करीबी सहयोगी एर्रा और संगठन की केंद्रीय समिति के सदस्य आजाद उर्फ अप्पासी नारायण जैसे नाम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी पिछले कई नक्सली हमलों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे। गौरतलब है कि कुछ ही दिन पहले सुरक्षा बलों ने माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को आंध्र प्रदेश में एक एनकाउंटर में ढेर किया था। हिडमा दहशत का वो नाम जिस पर छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी, नरसंहार और 2017 के सुकमा हमले सहित 26 से ज्यादा बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप था। उसकी मौत और अब 37 नक्सलियों का आत्मसमर्पण दोनों सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता है। अब नक्सलवाद पहले से कहीं ज्यादा कमजोर होता दिख रहा है। बेंगलुरु में 7 करोड़ की चोरी का बड़ा पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ही यहां पर 3 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों ने ATM कैश वैन से लूटपाट की थी और इस वारदात को अंजाम दिया था। तस्वीरों में दिख रही ये नोटों की गड्डियां वही हैं जो आरोपियों ने चलती वैन से लूटी थी। आरोपियों ने दिन दिहाड़े ATM वैन को रोका और 7 करोड़ से ज्यादा रुपए लूट लिए थे, लेकिन पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही लूट की गुत्थी सुलझा ली। सूटकेस, बैग और थैले में भरे लेकर पुलिस थाने पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक वारदात में एक पुलिसकर्मी, CMS का पूर्व कर्मचारी और वैन का इंचार्ज शामिल था। तीनों ने मिलकर लूट का प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 करोड़ 76 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल का एक क्रूर चेहरा देखने को मिला है, जिस पर न सिर्फ 9वीं की छात्रा को बेरहमी से मारने का बड़ा आरोप लगा है, बल्कि उसके पेरेंट्स के साथ भी अभद्रता करने की बात सामने आई है और हत्या करने की धमकी तक इसने दे डाली। वो भी बच्चे की शिकायत पर कॉलेज पहुंचे पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स मारने की वजह पूछते रहे और वो उन्हें बार बार जाने के लिए कहती रही। तो आपका मारना सही था, चोटी पकड़ के। छात्रा के नाम काटने की वजह पूछी तो वो फिर से भड़क गई। आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी। और पेरेंट्स को बाहर निकलवाने लगी। बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि जब प्रिंसिपल ने उसे मार रही थी तो उसने हाथ पकड़ लिया था। मध्य प्रदेश के रतलाम से चौंकाने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में आदिवासियों की एक टोली मृत व्यक्ति की आत्मा को डिस्चार्ज कराने के लिए पहुंची। ढोल और थाली बजाते हुए महिला पुरुष अस्पताल के अंदर जाते हुए नजर आए और करीब 1 घंटे तक परिसर में आत्मा को डिस्चार्ज कराने के लिए तलवारें, नारियल, धूप और मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान करते रहे, जिसका वीडियो भी वायरल है।
मृतक के परिजनों का दावा है कि वे आत्मा को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ गांव ले जा रहे हैं। लगभग 1 घंटे तक अस्पताल परिसर किसी धार्मिक स्थल की तरह दिखता रहा। भीड़ और शोर के बीच अस्पताल का कामकाज भी प्रभावित रहा। ये घटना छावनी झोड़िया गांव के एक युवक से जुड़ी है, जिसकी कीटनाशक पीने से मौत हो गई थी। परिजनों का मानना था कि मृतक की आत्मा अस्पताल में ही अटकी है और उसे मनाकर वो गांव ले जा रहे हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में अंधविश्वास का खुला प्रदर्शन करीब 1 घंटे तक चला, जिसकी वजह से कई मरीज भी असहज हो गए, लेकिन किसी ने भी ग्रामीणों को ऐसा करने से नहीं रोका। और अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में उत्तर प्रदेश रोडवेज के ड्राइवर को हॉर्न बजाना बहुत महंगा पड़ गया। रास्ते में चल रही महिला ने अपने साथी के साथ यहां पर मिलकर हंगामा किया और बस में घुसकर रोडवेज ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। ये सब देखकर बस में बैठी सवारियां भी हैरान रह गई। देखिए कैसे सड़क पर पैदल जा रही महिला बस का हॉर्न सुनकर गुस्सा हुई, ड्राइवर से झगड़ने लगी, उसको सबक सिखाने की बात कहने लगी। हॉर्न की आवाज सुनकर गुस्साई महिला तमतमाकर बस में चढ़ गई। उसके साथ चल रहा एक पुरुष भी चढ़ गया। इस बीच पुरुष ने ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया। माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देखने के लिए सड़क पर भीड़ जमा हो गई। हम हॉर्न बजाए थे, साइड में हॉर्न बजाने पर वो कह रही कैसे हॉर्न क्यों बजा रहा है। झगड़ रही महिला का आरोप है कि मना करने के बाद भी ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, जबकि ड्राइवर का कहना है कि वो रास्ता बनाने के लिए हॉर्न बजा रहा था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि बुनियादी शिक्षा व्यवस्था पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। जहां एक टीचर ने बच्ची को ऐसी सजा दी कि मामला जांच के दायरे में ही आ गया है। तस्वीरों में नजर आ रहे इस प्राइमरी स्कूल की महिला टीचर सुनीता सैनी पर आरोप है कि उन्होंने एक छात्रा को अनुशासन के नाम पर मुंह पर सेलो टेप लगाकर उसकी पिटाई कर दी। हमारे साथ में हमारे मैम टेप चिपका दिया था और उस दिन आशीष को भी मारा था और एक दिन रिया को मारा था। जानकारी के मुताबिक छोटी छोटी बातों पर बच्चों को मारने की शिकायतें पहले भी सामने आई थी। घटना तो इनके द्वारा पहले भी ऐसी की गई, लेकिन समझा बुझा के प्रयास करने का प्रयास किया। जब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच कराई तो आरोप बिल्कुल सही पाए गए, जिसके बाद आरोपी महिला टीचर को बर्खास्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक गाय लाला जी की हवेली में ही चढ़ गई। हवेली की दूसरी मंजिल पर फंसी गाय को नीचे उतारने के लिए गौ सेवकों की टीम घंटों तक मशक्कत करती हुई नजर आई, जिसके बाद हवेली की सीढ़ियों से रस्सी के सहारे गौमाता को सुरक्षित नीचे उतारा। तस्वीरें मुरैना के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जोरा खुर्द के सामने आई है। यहाँ लाला जी की हवेली पर एक गाय ने चढ़ाई कर दी और वो हवेली की छत तक पहुँच गई, लेकिन नीचे उतरना मुश्किल हो गया। गाय को हवेली की दूसरी मंजिल पर फंसा देख एसडीआरएफ और गौ सेवक दल को सूचना दी गई, जिसके बाद गौरक्षकों की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी बांधकर गौमाता को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। धीरे धीरे पीछे से पूछ दे, धीरे धीरे आराम से आ जाइए। अब तो नेकते आ जाइए, अब तो पकड़ लो बस। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार गौमाता को हवेली की छत से नीचे उतारकर लोगों ने दम ली। बिहार में विशाल शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा है। भगवान भोलेनाथ का 33 फीट ऊंचा और 210 मीट्रिक टन वजनी विशाल शिवलिंग पूर्वी चंपारण के विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस शिवलिंग को ट्रक पर लोड करने से पहले विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। इसके बाद इस भव्य शिवलिंग को विशेष ट्रेलर पर लोड किया गया। शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टिकाडु गांव में बीते 10 साल से हो रहा था। 30 फीट का शिवलिंग एक ग्रेनाइट पत्थर से बना है। सड़क मार्ग से 21 नवंबर को महाबलीपुरम से इसे 96 चक्का वाले ट्रक से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया। इस शिवलिंग को बनाने में 3 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। शिवलिंग को महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर परिसर में पहुंचने में 20 से 25 दिन का समय लग सकता है। शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन है। रास्ते में विभिन्न राज्यों के शहरों में शिवलिंग का स्वागत भी किया जाएगा। यह देश में किसी भी मंदिर में स्थापित होने वाला सबसे बड़ा शिवलिंग माना जा रहा है। और देखिए, शनिवार का दिन यूपी के कई शहरों के लिए हादसे वाला बन गया। सहारनपुर से लेकर जालौन तक चलती कार में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। वहीं दोनों ही हादसों में कार सवार बाल बाल बचे नजर आए। पहली घटना यूपी के सहारनपुर की है।
जहां हरियाणा की सीमा पर यमुना नदी पर स्थित हथिनी कुंड बैराज पर एक कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने बामुश्किल कूदकर बचाई जान। आग का गोला बनी कार की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दूसरी घटना यूपी के जालौन की है, जहां सड़क पर दौड़ रही मारुति वैन में आग लग गई। यहां भी आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट था। धुआं और आग देखते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगते ही यहां अफरा तफरी मच गई और काफी देर तक सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और वन विभाग की जो टीम है उनको बड़ी सफलता यहां पर मिली है। कछुआ तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया, तो वहीं आरोपियों के पास से सुंदरी प्रजाति के लगभग 74 कछुए बरामद किए गए, जिसका वीडियो सामने आया है। तस्वीरें थाना करहल क्षेत्र के दुमिला बॉर्डर के पास की हैं। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका गया। जांच में वाहन से सुंदरी प्रजाति के 74 कछुए बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। देखिए पुलिस गिरफ्त में शातिर तस्कर और उनसे बरामद सुंदरी प्रजाति के ये 74 कछुए, जिन्हें ये शातिर उत्तराखंड में सप्लाई करने की तैयारी में थे। सभी कछुए सुरक्षित हैं और तस्करों पर शिकंजा कस चुका है। पुलिस ने और वन विभाग की टीम ने सभी कछुओं को अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने वाले हैं, जिसको लेकर देश भर में सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच सपा के नेता किरणमय नंदा ने हुमायूं कबीर का समर्थन करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद हमारे इतिहास का हिस्सा थी, ये सेक्युलरिज्म का प्रतीक थी। बाबरी मस्जिद को गिराकर बीजेपी ने भारत के गौरव को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बाबरी मस्जिद हम लोग का एक इतिहास था। बाबरी मस्जिद जो थे एक धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक थे, तो बाबरी मस्जिद को जो तोड़ दिया, इसमें हिंदुस्तान का जो गरिमा था वो गरिमा को खत्म कर दिया भाजपा। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.